अपन अध्याय 4 नगरपालिका संपत्ति नगरपालिका की संपत्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो दे रखा है कंप्लीट अपन देखते हैं। अध्याय 4 है और नगरपालिका की संपत्ति दे रखी है 67 से 75 तक। अध्याय 4 67 से 75 तक है और इसके अंदर संपत्ति के बारे में दे रखा है। नगरपालिका संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, ये क्या शक्ति है? इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगरपालिका को नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर दान द्वारा, क्रय या अन्यथा जंगम या स्थावर की संपत्तियाँ, स्थावर जंगम मतलब जल और थल, और कोई अर्जित नहीं करने पर उन्हें धारित करने की शक्ति होगी, मतलब उनको धारित करने की शक्ति होगी। यहाँ पर है संपत्ति अर्जित करने का शक्ति। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगरपालिका सीमाओं के भीतर या बाहर दान करे अन्यथा जंगम या स्थावर संपत्तियों का अधिकार कर सकती है, मतलब अपने कंट्रोल में अंदर उन संपत्तियों को ले सकती है। धारण करने की ये शक्ति है, संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। ये धारा 67 के अंदर है और 67 अध्याय 4 नगरपालिका की संपत्ति के अंदर। तो धारा 68 पढ़ते हैं अपन। संपत्ति का निहित होना। संपत्ति का निहित होना इस धारा में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट स्वरूप की संपूर्ण शक्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई हो तत्समय परवर्ती किसी अन्य विधि अधीन रहते हुए नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी। धारा 68 संपत्ति का निहित होना। समस्त सार्वजनिक भूमि नगरपालिका के अधीन होगी। सार्वजनिक परकोटे नगरपालिका के अधीन होगी। द्वार बाजार वधशालाएँ नगरपालिका के अधीन होगी। समस्त सार्वजनिक तालाब नगरपालिका के अधीन होंगे। ऐसी समस्त संपत्ति जिसको राज्य सरकार ने विशेष अधिनियम के तहत आरक्षित नहीं कर रखा हो, राज्य सरकार ने आरक्षित नहीं कर रखा हो तो वो नगरपालिका की निहित होगी। राज्य सरकार चाहे तो किसी सार्वजनिक भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनः ग्रहित हेतु सक्षम रहेगी। सरकार इसको पुनः नगरपालिका से अपने अंदर ले सकती है। अब है धारा 69। तो इसका मतलब समस्त जो सार्वजनिक भूमि है वो नगरपालिका के अधीन होगी और नहर या कस्बे में परकोटे, द्वार बाजार वधशालाएँ, खाद्य विष्टा के डिपो और प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो विधि निर्माण नगरपालिका निधि से निर्मित किए हुए हैं वो नगरपालिका के अंदर ही होते हैं। समस्त सार्वजनिक तालाब, जलधाराएँ, जलाशय, कुंड, झरने, जल सेतु, निकाय, पाइप, पंप, पुल, भवन, इंजन, सकर्म, इनसे संबंधित सामग्रियाँ, वस्तुएं किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न में कोई पार्श्वभूमि हो तो निजी संपत्ति न हो तो वह नगरपालिका के अधीन ही होती है। किसी मार्ग में उसके पार्श्व तथा उसके नीचे की संपत्ति सार्वजनिक मल नालियाँ, जल सरणियों, सुरंगें, पुलियाँ और जलमार्ग, ये सभी नगरपालिका के अंडर ही होंगे। आगे अपन बात करते हैं करार और विनिमय और पट्टा अनुदान द्वारा। धारा 69 के अंदर अपन पढ़ते हैं। धारा 69 में क्या दे रखा है? आगे इसमें ऐसे दे रखा है कि समस्त सार्वजनिक पटरियां अपन 68 के अंदर ही देख रहे हैं। 68 के अंदर ही लास्ट में समस्त सार्वजनिक मार्ग, पटरियां तथा उन पर पत्थर या अन्य सामग्री ऐसे मार्ग उपलब्ध कराए गए, वृक्ष और पुनर्निर्माण सामग्री और उपकरण वस्तुएं, सभी सार्वजनिक उद्यान, बाग और जिन्हें चौक और खुली जगह सम्मिलित है, ये भी नगरपालिका अंदर आएंगी। नदियाँ और जलधाराओं, तालाब भी सार्वजनिक घाट, ये भी नगरपालिका अंदर आएंगी। और ऐसी सरकारी भूमियाँ जो नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर राज्य सरकार ने जिन्हें आदेश से निहित नहीं कर रखा वो नगरपालिका के अधीन आएंगी। समस्त सार्वजनिक लैंपों के खंभे, उनसे संबंधित उपकरण, ये नगरपालिका के अंदर ही आएंगे। समस्त सरकारी भवन, निश्चित भूमियाँ और उनको दान या अन्यथा अंतरित किए गए हों। मर्द शरीरों के निवृत्त करने के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा शासित है वो नगरपालिका के अंदर ही, शमशान घाट वाला सारा कुछ। सार्वजनिक मार्ग या जैसे कब्रिस्तान वगैरह सब कुछ। सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान, संग्रहित संयुक्त सबसे पदार्थ, मृत पशु और पक्षी भी शामिल है, ये नगरपालिका के अधीन आएंगे। समस्त भटके हुए जानवर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है वो भी नगरपालिका के अंदर ही आएंगे।
आगे, यदि जांच राज्य सरकार उपधारा 1 और जय के अधीन नगरपालिका की निहित की गई सरकारी भूमि जो राजपत्र की अधिसूचना से निबंध हो, राज्य सरकार अवधारित करे और समय समय पर पुनः ग्रहित राज्य सरकार पुनः ग्रहण करने के लिए सक्षम होंगी। मतलब नगरपालिका से पुनः ग्रहण कर सकती है। यदि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है, मान लो जांच के अंदर ये आ जाए, सरकार ने जांच करवाई और उसमें आ जाए कि नगरपालिका ने ये कुप्रबंध करके इकट्ठी की है, तो यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो, तो वो अगर लोकहित में लेने चाह रही है तो वो अपेक्षित है, वो नगरपालिका से पुनः ले सकती है। आगे है धारा 69, करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। करार करके या विनिमय करके, दो वस्तुओं का आदान प्रदान करके, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भी संपत्ति ग्रहण कर सकती है। कोई स्थावर संपत्ति को करार द्वारा कर सकती है, वो अपने अंडर ले सकती है। विनिमय द्वारा मतलब दो वस्तुओं को आपस में देकर लेन देन करके और एक चीज़ लेकर एक चीज़ लेकर स्थावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी। जो कोई भी मान लो संपत्ति हो, वो भाड़े पर ले सकती है। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, स्थावर और जो जंगम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्थावर जो शब्द है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। स्थावर जो शब्द है, यहाँ पर स्थावर का मतलब है यहाँ पर स्थाई, जो बदले नहीं, या उसको अपन निश्चल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है, जंगम। जंगम आ रहा है, तो जंगम का मतलब होगा अस्थाई। या चलायमान। तो स्थावर का मतलब होता है स्थाई, मतलब निश्चित, जो स्थाई हो, जैसे भूमि वगैरह, दुकान वगैरह, कुछ भी वगैरह। और जंगम का मतलब है जंगम में मतलब अस्थाई, मतलब जो चलायमान हो, अस्थाई हो। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई अब आगे देखो, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्थावर संपत्ति भाड़े पर या दी जा सकेगी। स्थावर मतलब स्थायी संपत्ति है, उसको भाड़े पर या पट्टे पर दी जा सकेगी। नगरपालिका दानदाता से कोई अनुदान था, मतलब कोई दानदाता से अनुदान ले सकती है, या समर्पण, चाहे आय के रूप में, चाहे कोई जंगम या स्थावर संपत्ति के रूप में। या तो कोई मान लो वो उसको स्थावर संपत्ति देते, मतलब निश्चित कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी, या कोई जंगम मतलब अस्थाई, जैसे मान लो कोई अस्थाई चीज़ दे दे और उस संपत्ति के रूप में दानदाता से समर्पण से वो ले सकता है। धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 के तहत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 सर्जित किसी वास का हितग्राही होना विधिपूर्ण हो सकता है। अब है करार, विनिमय, पट्टे द्वारा। अपन इसके अंदर और पढ़ते हैं ओरिजिनल जो कंटेंट है। करार, विनिमय, पट्टा आदि द्वारा नगरपालिका से संपत्ति का अर्जन। ऐसी नगरपालिका सत्तों पर अनुमोदन किए गए हों, अगर तो पूर्व अनुमोदन से, जैसे मान लो करार द्वारा कोई स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई भी सुखाधिकार अर्जित कर सकेगी। विनिमय द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकेगी, आपस में दो वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया। स्थावर संपत्ति भाड़े पर, मतलब कोई स्थायी संपत्ति जैसे दुकान वगैरह कुछ भी। नगरपालिका दानदाता से ऐसा कोई अनुदान या समर्पण, चाहे किसी भी रूप में, कोई जंगम या स्थावर वस्तु, कोई भी मतलब निश्चित या अनिश्चित मतलब मूवेबल कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकेगी, और नगरपालिका किन्हीं कर्तव्यों में निर्वहन का फायदा हो, और जिससे उनको चीज़ों को काम में भी ले सकती है, निर्वहन के अंदर उनको फ़ायदा हो। नगरपालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1982 और 1982 के केंद्रीय अधिनियम 14 और न्यास अधिनियम 1882 के भाग संख्या 2 से सर्जित किसी भी न्यास हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा। किसी भी तरीके से अगर कोई डोनेशन आता है तो वो हितग्राही नगरपालिका का ही माना जाएगा। आगे है भूमि का अनिवार्य अर्जन। भूमि का अनिवार्य अर्जन 70 नंबर। भूमि का अनिवार्य अर्जन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार, चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर व बाहर हो, अधिनियम के प्रयोजनों की अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार नगरपालिका के अनुरोध पर उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम 1894
कि अधिनियम संख्या 1 के उपबंधों से उसे अर्जित करने की कार्रवाई करेगी और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को तदनीत और मुआवजे और अर्जन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपगत अन्य प्रभारों तथा भूमि यथास्थिति नगरपालिका की निहित हो जाएगी। तो नगरपालिका ऑर्डर करके उसको अपनी निहित कर सकती है, नगर भीतर हो या बाहर हो। भूमि अनिवार्य सर्जन का मतलब जब कोई भूमि सत्तर के अंदर आई, जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार चाहे वे नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर हो, नगरपालिका के अनुरोध, अगर नगरपालिका का अनुरोध है तो उसकी ओर से भूमि अर्जित कर वो कार्रवाई कर सकती है, भूमि को अर्जन कर सकती है। आगे है कतिपय भूमियों का आवंटन या नियमन। भूमियों का आवंटन और नियमन कैसे करेंगे? ऐसी समस्त भूमियाँ देखो एज इट इज, ऐसी समस्त भूमियाँ जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन खातेदारों की अभिधारणा अधिकारों और हित पुनर्ग्रहण कब्जा रखते हैं, ऐसे निबंधों और शर्तों पर आवंटन के लिए उनकी पात्रता परीक्षा करने के पश्चात नगरपालिका को ऐसे प्रभार या प्रीमियम यथास्थिति दोनों के अध्ययन भूमि आवंटन या नियमितता के कारण उपलब्ध होगी। मतलब भूमियों का आवंटन किस प्रकार से करेगी? तो वो इस प्रकार से करेगी, 1956 की धारा 90 ख के अधीन करेगी। वो खतरों की अभिधारणा के अधिकार और हित का पुनर्ग्रहण कर सकती है अगर वो कब्जा रखते हैं। तो ऐसे निबंधों में शर्तों का आवंटन के लिए उनकी पात्रता परीक्षा लेने के पश्चात पहले पात्रता परीक्षा लेगी, फिर उन कतिपय भूमियों का आवंटन नियमन करेगी। नोट: ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता, मतलब किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता या नियमितीकरण नहीं किया जाए जो सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं उद्यानों के लिए काम में आ रही हो। मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल बन रहा है और उसको तुम आवंटित कर दो किसी और के लिए और वो काम में लेना स्टार्ट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता जैसे सेवाएं, जैसे मान लो उद्यान, अस्पताल, इनका नहीं होना चाहिए। तो इसी के अंदर भी ये लिख रखा है 90 ख के अधीन। ठीक है, पात्रता परीक्षा लेने के पश्चात दोनों में अध्ययन और ऐसी दरों पर राज्य सरकार द्वारा नियतिकरण से उपलब्ध होगी। परंतु ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता जो जैसे उद्यान, पौधशाला, सैन्य विमानन, बस अड्डा, परिवहन, टर्मिनल, रेलवे, सड़क मार्गों, राजमार्गों, फुटपाथ, मल प्रवाह है। ये एग्जाम्पल देकर वो पूछ सकता है। वैसे विद्युत प्रदाय और टेलीफोन लाइन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ऐसे अगर वो काम आने वाली है तो किसी को आवंटन नहीं किया जा सकता। इस भूमि का आवंटन कोई नहीं कर सकता। ऐसे प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना विनिर्देशित करे, सामयिक रूप से चिन्हित किया गया हो। आगे है 2 उपधारा 1 के अधीन वसूल किए गए प्रभार संचित निधि और नगरपालिका की निधि में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारणा जमा करवा दिया जाएगा। जमा करवाना भी जरूरी है, उससे वसूल किया गया राजस्व है। आगे है वसूल किए गए प्रभार, वही बात हो रही है, प्रभार की संचित निधि, मतलब जो भी अपन ने वसूल किया है और नगरपालिका के विधि में जैसा राज्य सरकार अवधारित करे जमा किए जाएंगे। जो भी विधि में लिखे हुए हैं उस टाइप से जमा किए जाएंगे। ये अपन ने पढ़ा भूमियों का आवंटन और नियमन कैसे किया जाएगा। अपन देखते हैं धारा 72। नगरपालिका सकर्मों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा ऐसे सकर्मों के लिए सदाए नगरपालिका के सकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे सकर्मों के लिए सदाए। धारा 72 के अंदर ये क्या बोल रखा है कि नगरपालिका के जो भी काम है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है असल के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया ऑफिसर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो म्यूनसिपल जो भी जितने भी नगरपालिका के काम है वो काम करने के लिए गवर्नमेंट ने जिस अधिकारी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसको अपॉइंट किया है उसकी पेमेंट, इस ऐसे काम के लिए जो पेमेंट है वो कौन करेगा। तो नगरपालिका के सकर्म को निष्पादन के लिए, मतलब नगरपालिका के कामों के लिए सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है जो बाद में जो संविदा और ऐसे चीज़ों के लिए उसको मतलब पेमेंट कौन करेगा। तो इसमें क्या लिख रखा है, धारा 82 में किसी बात के होते हुए भी
धारा 82 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका की ओर से किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति राशि की सीमा तक ऐसी सुविधाएं जारी कर सकेगा जो आवश्यक हो। नगर पालिका में इस प्रकार की नियुक्ति ऐसी राशियों का जो भी उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो उपयुक्त सीमा तक दिया जा सकेगा। तो क्या कहना चाह रहा है, धारा 82 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सक्रम निष्पादन के लिए, किसी सक्रम निष्पादन के लिए, कोई अच्छे काम के लिए सक्रम निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी आदमी ऐसे निमंत्रण के अधीन रहते हुए, जो मतलब वहाँ पर पहले आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, और जो राज्य सरकार विहित करे ऐसे सक्रम के लिए रखी गई राशि सीमा तक, मतलब जो लिमिट है उस तक ऐसी सुविधा जारी कर जा सकेगा जो ऐसे सक्रम के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जो मतलब ऐसे काम के लिए आवश्यक हो। और नगर पालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी राशियों का जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो उपयुक्त समय तक सदाई करेगी, उपयुक्त समय तक उनको देती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि द म्यूनिसिपैलिटी शैल पे टू द पर्सन, म्यूनिसिपैलिटी उस आदमी को पे करेगी, सो अपॉइंटेड सच सम एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द सेड पर्पस टू द एक्सटेंट अफोरसेड। आगे है धारा 73 में है संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के साथ संयंत्र में उपबंध। संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं में उपबंध क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे प्रोविज़न जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अपन 73 के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं कि किसी ने किसी को मान लो ट्रांसफ़र किए हो प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफ़र किए हो और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र किए हो, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो हर नगर पालिका के अंदर जब नगर पालिका जब तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो, अपने किसी भी जंगम स्थावर संपत्ति जिसमें नगर पालिका भूमि थी और सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने और नियमित करने और समस्त सुविधाएं करने में सक्षम मानी जाएगी। तो वो सक्षम मतलब प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफ़र कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सरकारी भूमि मतलब धारा 68 की उपधारा 1 के अकॉर्डिंग, और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत, और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के न्यायाधीन सरकार द्वारा राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार किसी भी अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकती है इसके लिए जो उपयुक्त कार्य के प्रस्ताव की वैधता या औचित्य की जांच कर सके। तो राज्य सरकार का अधिकारी उसकी जांच भी करेगा कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये समाधान हो जाता है कि अनियमितताएं हुई है, अगर मान लो ये पता चल जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मान लो कुछ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मान लो गलत चीज़ें हुई है, तो उसकी जांच होगी। और अगर यह समाधान हो जाता है कि अनियमितताएं हुई है, अगर मान लिया जाए कि अनियमितताएं हुई है, तो आदेश देकर विखंडित की जा सकेगी। तो उनको विखंडित किया जा सकता है। कई बार मतलब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी के नाम पट्टा जारी कर दिया जाता है, फिर नगर पालिका एक नोटिस जारी करती है कि इस व्यक्ति ने फर्जी कागज़ लगाकर उस पर केस चलता है, नगर पालिका उसको निरस्त कर सकती है। ये धारा 73 थी कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी संपत्ति के अधीन, ये अपन ने पढ़ भी लिया। तो इसके प्रयोजन क्या था कि ऐसा कोई पट्टा मान लो नियमन आवंटन या अंतरण मतलब किसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो या किसी को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जा रहा हो, तो नगर पालिका तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि वह इस अधिनियम से उस अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुरूप न हो। तो नगर पालिका तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जो उसके अकॉर्डिंग न हो। किसी भी सरकारी भूमि में कोई पट्टा या विक्रय नियमन मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी अगर वो जारी कर दे तो अन्य सुविधा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, मतलब जब तक वो विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि सरकार द्वारा नहीं की जाए। जैसे सरकार का जो प्राधिकारी आएगा वो उसकी पुष्टि नहीं कर दे सही है या गलत है। इसका स्पष्टीकरण क्या दिया हुआ है, इस धारा के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति सरकारी भूमि, इसे सरकारी भूमि का क्या मतलब है, कहने का मतलब इसमें सरकारी भूमि जो बोलना चाह रहा है उसका क्या मतलब है, जो धारा 68 की उपधारा 1 के खंड जय के अधीन नगर पालिका में निहित की गई हो, या वो भूमि भू राजस्व अधिनियम राजस्थान 1956 के संख्या 15 की धारा 3 में परिभाषित नजुल भूमि है, या जो राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका की न्यायाधीन भूमि है। ये इनमें से स्पष्टीकरण ये दिया हुआ है, इनमें से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सरकारी भूमि, तो इसका मतलब सरकारी भूमि कहने का मतलब ये है। आगे है 74 पढ़ते हैं अपन। 74 में स्थावर नगर पालिका की संपत्ति तालिका मानचित्र, स्थावर नगर पालिका की संपत्ति तालिका और मानचित्र। तो 74 के अंदर अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं, 74 के अंदर ये है
कि एक 73A और इसके बीच में एक 73A और है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें नोट्स में नहीं डाल रखी, लेकिन 73A बड़ी इम्पोर्टेंट है वो। देखो 73A के अकॉर्डिंग क्या होगा, 73A के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर 73A है उसके अकॉर्डिंग 73A के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रखा है, ये बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफ़र टू बी वन फ्री होल्ड और लीज होल्ड बेसिस, लीज पर देने वाली ज़मीनों के लिए क्या बंद है। तो जो भी कोई ट्रांसफ़र होगा वो सेक्शन 71 मतलब धारा 71 और 73 मतलब 71 और 73 के अधीन होगा, और लीज और होल्ड बेसिस का। तो उसके बारे में बता रखा है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि फ्री होल्ड का मतलब यहाँ पर है कि कोई राइट टू इनहेरिटेंस एलिगेशन नहीं लगा सके। फ्री होल्ड का मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फ्री होल्ड मीन्स टेन्योर इन परपेचुअलिटी विद द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एलिगेशन। मतलब आगे यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड मतलब किसी का भी पूर्णतः अधिकार नहीं होना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर किसी का भी पूर्ण अधिकार नहीं हो। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी बिल्डिंग पर अधिकार है, वह उस ज़मीन का भी मालिक होता है जिस पर इसे बनाया गया है। इस प्रकार मालिक संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व होता है। फ्री होल्ड और लीज होल्ड दो यहाँ पर टर्म होती है, तो दोनों का अपन को पता होना चाहिए। लीज होल्ड का मतलब ये है कि लीज और फ्री होल्ड का मतलब है दोनों एक दूसरे से विपरीत है। लीज होल्ड का मतलब है ये वो प्रॉपर्टी है जिन पर आपका स्वामित्व नहीं होता है, और फ्री होल्ड का मतलब जहाँ पर आपका स्वामित्व होता है, जहाँ पर आप मालिकाना हक होता है। ये वो प्रॉपर्टी है जिनमें जैसे मान लो लीज होल्ड एक वर्ड और आता है, कौन सा, लीज होल्ड, और एक है फ्री होल्ड। तो लीज होल्ड का मतलब यहाँ पर ये है, ये टोटली विपरीत होती है किससे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से बिल्कुल विपरीत होती है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिनमें आपका स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि आप पट्टे पर लेते हैं। पट्टे की अवधि 1 वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक की हो सकती है। तो मतलब ये हो गया एक तरीके से लीज होल्ड, तो आपको मालिकाना हक नहीं होता। इस तरह आपकी पट्टे की अवधि दौरान बिल्डिंग का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस ज़मीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि आप बिल्डिंग में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको मूल मालिक से अनुमति लेनी पड़ेगी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मुख्य लाभ यह है कि आपकी जिम्मेदारियां सीमित होती है, लेकिन जो फ्री होल्ड का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर किसी का भी पूर्ण अधिकार न हो। किसी का भी, कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसका बिल्डिंग पर पूरा अधिकार है वह उस ज़मीन का भी मालिक होता है जिस पर इसे बनाया गया है। इस प्रकार मालिक का संपूर्ण पूर्व स्वामित्व तो होता है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर किसी का भी पूरा अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार मालिक का संपूर्ण स्वामित्व हो सकता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का लाभ यह है कि यदि आप इसे बेचना और अगर पट्टे पर देना चाहते हैं तो आसान है, जल्दीताएँ कम है, और मालिक किसी और के प्रति जवाबदेही के बिना बिल्डिंग का पूर्ण स्वामित्व रखता है। यदि आप कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप इस पर जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। कुछ कमरे या फ्लोर अगर बनाना हो या अधिकारियों की चिंता किए बिना कुछ मशीन स्थापित करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब मालिक का पूर्ण स्वामित्व हो तो फ्री होल्ड, और लीज होल्ड मतलब 0 से 99 मतलब 1 वर्ष से 99 वर्ष तक। ये तो लीज पर 1 से 99 वर्ष तक है, और ये फ्री होल्ड मतलब संपूर्ण स्वामित्व है। ये क्या होगी, संपूर्ण स्वामित्व है, स्वामित्व है। आगे चलते हैं अपन, यही कहना चाह रहे थे। आगे चलते हैं, ये 73A के अंदर हो गया लीज वाले की बात में। आगे स्थावर नगरपालिका के स्थावर जो नगरपालिका है संपत्ति तालिका और मानचित्र के बारे में इसमें बताया गया है। नगरपालिका की मानचित्र के बारे में, अब इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ें हैं, इन्वेंट्री मतलब अपनी जो चीज़ें हैं, स्थावर मतलब फिक्स चीज़ें, मूवेबल नहीं, और जो मेप है वो म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का, उसके बारे में क्या है, तो ये 74 के अंदर है मेप वाले के बारे में। नगरपालिका में उसके निहित समस्त स्थावर संपत्तियों की जो उसमें निहित है उसके द्वारा अर्जित की गई हो उसके मानचित्र संचारित करेगी और उनकी एक लिस्ट बनाएगी।
मानचित्र तो होगा ही, स्थावर मतलब एक मतलब जो मूवेबल नहीं और जो फिक्स हो उसके बारे में जो मैप है वो तो जारी करेगी, ठीक है ना। आप आगे चलते हैं, मतलब जो स्थायी या निश्चित है उसके लिए मैप जारी होंगे ही होंगे। यहाँ पर ये वर्ड फिर आ गया स्थावर। स्थावर का मतलब यहाँ पर होता है स्थायी, मतलब परमानेंट। तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। और जो तालिका और मानचित्र की जो प्रतियां हैं वो कहाँ जमा करवाई जाएगी? इस अधिनियम के प्रारंभ, मतलब ये अधिनियम जो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ उसके 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी कि ये मानचित्र है इस भूमि का। अगर उपयुक्त तालिका में कोई परिवर्तन होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी वार्षिक विवरण के समक्ष रखेगा और एक प्रति स्थायी निकाय के निदेशक को देगा। तो कहने का मतलब अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो नगरपालिका का जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो वार्षिक विवरण में नगरपालिका के समक्ष इस बात को रख सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अर्जित की गई है उस नगरपालिका वहाँ की मानचित्र संधारित करेगी और तालिकाएं और मानचित्र इस अधिनियम के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाना जरूरी होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्थानीय निकाय के अंदर जमा करवाई जाएगी। तो इसका मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी स्थावर समिति की तालिका के मामले में उक्त तालिका में परिवर्तन अगर कोई हो तो ऊपर दर्शित करते हुए वार्षिक विवरण तैयार करेगा और जो वार्षिक विवरण हो नगरपालिका के समक्ष रखेगा और एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजेगा। अगर मान लो कोई गलती हो गई है तो वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है, उसके अंदर वो करेक्शन कर पाएगा। अगर अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, धारा 75। धारा 75 के अंदर है, धारा 75 पूरी कर लेते हैं। नगरीय भूमि और संपत्तियों की अभिलेखों का संचारण। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संचारण, इसके अंदर अपन क्या देखें, 75 के अंदर अपन को दिया हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अर्बन लैंड एंड प्रॉपर्टीज, मतलब शहर के जो मरम्मत का काम है उसका रिकॉर्ड शहर का और प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड पूरा। नगरपालिका के अन्य संबंधित विभागों या यथास्थित प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख, उनका अभिलेख जारी करेगी। कहने का मतलब उनका अभिलेख जारी करना बहुत ज़रूरी है, उनका रिकॉर्ड जारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो जिसमें अंदर में चाह रहे हैं वैसा रिकॉर्ड उनका जरूरी है, रिकॉर्ड रखना। तो 75 में क्या दिया हुआ है कि नगरपालिका के अन्य संबंधित यथास्थिति प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका भीतर स्थित नगरीय भूमि, मतलब नगरीय भूमि पर बात हो रही है, अर्बन, और उन निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त संपत्तियों का एक अभिलेख जारी होगा जो विधि लिखी जाए तैयार कर सकेगी और संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से आदि नाकित कर सकेगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया धारा 75। तो अपन कल अध्याय 5 से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी क्लासेस अपलोड करने के लिए, आगे वाली क्लासेस अपलोड करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे और क्या मांग रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, ये भाषा बड़ी कठिन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।